आइए क्लास 11th में, क्लास 11th कॉमर्स, इसी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखांकन किसको कहते हैं, है ना। और आज पढ़ेंगे हम लोग कि लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन है और उसका उद्देश्य कौन सा है। लेखांकन सूचना को लिखने के पश्चात इसको कौन उपयोग करता है, इसको हम लोग समझेंगे इस तरीके से कि यहाँ पे देखेंगे लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन है। अब इसको दो भागों में हम लोग बांट करके समझ सकते हैं। नंबर 1 आंतरिक उपयोगकर्ता और नंबर 2 बाह्य उपयोगकर्ता। अब आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आएंगे, व्यवसाय के अंदर कौन है, व्यवसाय किसका है, तो इसमें यहाँ पे लिखा गया जिससे ऑनर हैं, सबसे पहला स्वामी जिसने व्यवसाय को प्रारंभ किया है, ये उपयोगकर्ता है, ये आंतरिक में आ जाएगा। दूसरा जो व्यवसाय के अंदर कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं वे कर्मचारी इसके उपयोग करते हैं। तीसरा प्रबंधक जो मैनेज वगैरह है। कैसे समझेंगे इसको, कौन कौन सा उपयोग करता है, समझ लिया हमने। ऑनर हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, इसके प्रबंधक या मैनेजर हो सकते हैं। अब लेखांकन को लिखने के पश्चात स्वामी ये जानना चाहता है कि जो हमने व्यवसाय किया है उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है और हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, इसकी जानकारी हमको लेखांकन के माध्यम से ही पता चलता है। तो पहला जो उपयोगकर्ता इसमें होता है वो सबसे जो प्रमुख उपयोगकर्ता होता है इसका, वो व्यवसाय का स्वामी ही होता है। अब व्यवसाय के स्वामी में अब अलग अलग प्रकृति के व्यवसाय होते हैं, जैसे एकाएकी व्यापार है, साझेदारी है, कंपनी है, हिंदू अविभाजित परिवार है। तो अब उसमें अब एकाएकी व्यापार में अकेला व्यक्ति होता है तो वही उसका उपयोगकर्ता होता है। साझेदारी में सभी साझेदारी इसके उपयोगकर्ता होते हैं। और कंपनी में जो इसके स्वामी माने जाते हैं वो इसके शेयर होल्डर्स जो अंशधारी होते हैं वे इसके स्वामी होते हैं, तो वे इसके उपयोगकर्ता हो गए। और HUF में हिंदू अविभाजित परिवार में जो मुख्य रूप से जो कर्ता होता है उसी की निगरानी में व्यापार चलता है, तो मुख्य रूप से उसका उपयोगकर्ता कर्ता होता है और साथ में बाकी सदस्य भी होंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो है आंतरिक उपयोगकर्ता में कर्मचारी आएंगे। जो संस्था के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे भी चाहते हैं कि वो भी इसका उपयोग करते हैं। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर वे अपने वेतन इत्यादि के बारे में जानकारी चाहते हैं कि हमारा अगर संस्था को लाभ हो रहा होगा। अब ये लाभ या हानि किसके माध्यम से पता चलता है, लेखांकन के माध्यम से चलता है हमको। तो अगर संस्था लाभ में जा रही होगी, व्यापार में लाभ अच्छा हो रहा होगा, तो निश्चित रूप से जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे होंगे उनको जो है वेतन वृद्धि भी मिल सकता है। और साथ में अगर व्यवसाय की स्थिति ठीक होगी तो जो भी कर्मचारी हैं उनका जो जॉब है वो सिक्योर्ड रहता है, अस्थायी रूप से वहाँ पे काम करते रहते हैं। तो ये उनके जो है आंतरिक रूप से उपयोगकर्ता में स्वामी के बाद कर्मचारी। और तीसरा कौन हो गया, मुख्य रूप से जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स इसके उपयोगकर्ता होते हैं। बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं प्रबंधकों को, तो प्रबंधक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लेखांकन, है ना। लेखांकन के सूचना के आधार पर बहुत सारे निर्णय लेते रहते हैं। जैसे भविष्य में अगर व्यापार का विस्तार करना है तो किस सीमा तक विस्तार करेंगे, पूंजी की अगर आवश्यकता होगी तो कितनी पूंजी की भविष्य में आवश्यकता होगी, तो इन सब चीज़ों का इत्यादि इन सब चीज़ों का निर्णय प्रबंधक भी करते थे। इसके आंतरिक उपयोगकर्ता में स्वामी हो गए, कर्मचारी हो गए और मुख्य रूप से प्रबंधक हो गए। इसी प्रकार से बाह्य उपयोगकर्ता में अगर देखेंगे जो संस्था के बाहर के व्यक्ति हैं। और बाहर के व्यक्ति में कौन कौन आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से जैसे लेनदार। अब लेनदार किनको कहते हैं, जो मुख्य रूप से व्यापार में तो संस्था को उधार माल बेचते हैं, जिनसे संस्था ने व्यापार में उधार माल करे क्या होगा, जिनको भुगतान करना है, पैसा वापस करना है। तो जिन लोगों ने पैसा दिया है वे इसके उपयोगकर्ता होते हैं। इसके आधार पर लेखांकन के आधार पर मुख्य रूप से जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है उसके आधार पर वे संस्था की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं कि अगर हम जो माल इनको दे रहे हैं उधार तो वो पैसा हमको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके उपयोगकर्ता में प्रमुख कौन हो गए, लेनदार। दूसरा कस्टमर हो जाते हैं, ग्राहक भी इसके उपयोगकर्ता होते हैं। ग्राहक किस प्रकार से होंगे, देखिए ग्राहक ये जानना चाहता है कि जो संस्था चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। जो वहाँ से माल उत्पादित होकर के हमको उपलब्ध हो रहा है, ग्राहकों को जो माल उपलब्ध हो रहा है तो ये परमानेंट हमको उपलब्ध होता रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर परमानेंट उपलब्ध नहीं होगा तो इन लोगों के लिए चिंता का विषय है। भविष्य में उस वस्तु का मूल्य वृद्धि हो सकता है मांग की कमी के कारण, उत्पादन के कमी के कारण। इसी प्रकार से बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी लेखांकन के उपयोगकर्ता होते हैं।
बैंक और वित्तीय संस्थाएं इस संस्था को व्यापार में क्या देते हैं, वो पैसा देते हैं, उधार कर्ज देते हैं। तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है ये। इसके आधार पर ही ये किसी को लोन देते हैं। जो उपलब्ध सूचना होता है, लेखांकन जो उपलब्ध सूचना है, उस सूचना को का स्टडी करते हैं ये लोग, मूल्यांकन करते हैं संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर हम यहाँ पे बैंक लोन देगा किसी को, तो बैंक को भी फिक्र होती है ना कि पैसा हमको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या अन्य वित्तीय संस्थाएं जो पैसा यहाँ देती हैं, तो निश्चित रूप से उनको पैसा वापस भी चाहिए, ब्याज भी चाहिए अपना। तो इन बैंकों के लिए और वित्तीय संस्थाओं के लिए भी लेखांकन बहुत उपयोगी माना जाता है। इसी प्रकार से टैक्स ऑफिसर के लिए, टैक्स ऑफिसर जो टैक्स लगाते हैं संस्था के ऊपर, अब ये जीएसटी हो गया या जो इनकम टैक्स हो गया, तो अगर एकाएकी व्यापार देखेंगे और पार्टनरशिप में देखेंगे, तो जो उसके स्वामी होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है एकाएकी व्यापार में। तो अब जो उनका लेखांकन बना हुआ है, जो वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, उसके आधार पे उसकी जांच करते हैं, उसके साथ देखते हैं कि हमको सही सही टैक्स प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो संस्था है वो टैक्स सही से पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से समाज भी इसके उपयोग करता है। अब समाज में क्या होता है, समाज में बाहर के बहुत कई लोग होते हैं। अब समाज के लिए क्या है, अगर संस्था सही से चल रहा होगा, लाभ में चल रहा होगा, वह इसका विस्तार हो रहा होगा, तो समाज के जो लोग होते हैं उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं वहाँ पर। पहला है ये। तो रोज़गार के अवसर का मूल्यांकन भी समाज करता है कि हमको रोज़गार वहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा संस्था में, तो रोज़गार की स्थिति क्या होगी, या रोज़गार हमको कितना किस सीमा तक मिल पाएगा। इसके साथ ही समाज को वस्तु चाहिए उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए, तो ये सामान यहाँ से हमको उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन हम लोग लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही करते हैं। फिर साथ ही साथ सरकार के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। सरकार लेखांकन सूचनाओं, कई संस्थाएं होती हैं, उन सभी संस्थाओं का जो सूचना होता है, बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जिसको हम लोग मुख्य रूप से लेखांकन सूचना बोलेंगे, उसके आधार पर मूल्यांकन करती है कि आने वाले समय में हमको कितना, संस्थाओं को कितना लाभ होगा और उससे हमको टैक्स की कितनी प्राप्ति होगी, और इसके हिसाब से वो टैक्स लगाती है, इम्पोज करती है किन लोगों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर। तो सरकार के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है लेखांकन, इसलिए कि इसके आधार पर ही वो बजट तैयार करती है भविष्य में। और साथ ही साथ जो टैक्स का रेट होता है उसमें जो चेंजेस करती है गवर्नमेंट, जो बदलाव करती है, तो वो लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही सरकार उसमें परिवर्तन करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेखांकन की सूचना जो होते हैं वो उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और उपयोगकर्ता में क्या हुआ, दो भागों में इसको बांट करके हम लोग समझेंगे, बाह्य उपयोगकर्ता और आंतरिक उपयोगकर्ता। आंतरिक में आप समझ लिए हैं कौन कौन हो जाएंगे, मालिक खुद हो जाएगा, स्वामी जिसको बोलते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हो जाएंगे, और साथ में प्रबंधक। उम्मीद है कि आपको ध्यान में रहेगा। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन हो जाएंगे, नंबर 1 खुद मालिक हो जाएगा, नंबर 2 जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, और नंबर 3 में कौन हो जाएंगे, जो प्रबंधक वगैरह होंगे उनके लिए उपयोगी होगा। बाह्य उपयोगकर्ता में संस्था के बाहर के व्यक्ति या संस्था के बाहर के लोग कौन हो जाएंगे, तो मैंने बताया लेनदार, दूसरा ग्राहक, बैंक और वित्तीय संस्थाएं हो जाएंगे, टैक्स ऑफिसर या कर अधिकारी हो जाएगा, समाज हो जाएगा, और साथ में सरकार या गवर्नमेंट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जर्नल एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार हम लोग जो बहियों में लेखा करते हैं उसके नियम क्या हैं। ठीक है।